सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आज की कक्षा में पुनः स्वागत है। और आज जो है हम लोग प्रकरण 3 नाभिकीय ऊर्जा भ्रांतियाँ एवं निवारण इसके विषय में पढ़ेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक जो है अभी कंप्लीट होने वाली है, कुछ ही दिन है, उसके बाद जो है हमारी पुस्तक जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास बहुत मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन हम वो ही करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक है। तो मैं इसे अभी शुरू करती हूँ। क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो होती हैं उसके बारे में सभी को पता है कि क्या होती है, कैसे होती हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं और फिर उसका कुछ निवारण के लिए भी कुछ उपाय होते हैं। और वही चीज़ें जो है हमारे पत्राचार में काम आती हैं कि किस तरह की जो है निवारण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि पत्राचार तो हम तभी करते हैं ना, जब हमारे सामने कोई कोई सिचुएशन आती है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमें कोई कुछ हमारे सामने ऐसी जो है कंडीशन पैदा हो जाती है कि भ्रांतियाँ हो जाती है ना, सस्पेंसन, हमें लगता है कि वहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन है, तब हम जो है किसी से सूचना मांगते हैं और पत्र का प्रयोग करते हैं। आरटीआई का जो है हमने जो लेसन पढ़ा था उसमें हमने ये सब देखा था कि जैसे ही कोई डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर हमें संदेह लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे हमें कुछ संदेह प्रकट हो रहा है, तो हम आरटीआई लगाते हैं। या फिर हम ज़्यादा सीरियस मैटर है तो आरटीआई लगाते हैं, अदरवाइज हम पत्राचार के द्वारा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और जवाब भी देते हैं। देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा में ये सब कैसे होता है और किस तरह की जो है शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा को लेकर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। नाभिकीय ऊर्जा को लेकर जनसाधारण में अनेक जो है भ्रांतियाँ एवं धारणाएं प्रचलित है ना, अलग अलग तरह की विचार है। और नाभिकीय ऊर्जा संबंधी मुख्य धारणाओं एवं इससे जुड़ी उनकी चिंताओं को मिटाने के लिए निम्नलिखित 4 भ्रांतियों को दूर किया जाना आवश्यक है। क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा से लोग इतने डरे हुए हैं कि कई लोग तो ये मानते हैं कि ये न्यूक्लियर जो पावर जो होती है ना, मतलब इसको सॉरी इसको वो एटम बम भी मानते हैं कि जैसे क्योंकि पीछे हमने इतिहास पढ़ा है तो ये कितनी घातक सिद्ध हुई है, तो वो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो नहीं समझ सकते। वो सिर्फ इसकी जो है यही समझते हैं कि इससे जो है इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। तो यहाँ जो है उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा जो है के प्रयोग जो है, केवल देखो, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से नाभिकीय हथियारों का प्रसार होता है। ये लोगों में भ्रांतियाँ हैं। न्यूक्लियर पावर से तो केवल एटम होते हैं और उसके द्वारा दुनिया को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है प्रथम और हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय। दूसरा ये है कि नाभिकीय रिएक्टर सुरक्षित नहीं है। लोगों में ये भी भ्रांतियाँ हैं कि जो ये जो रिएक्टर जो होते हैं नाभिकीय होते हैं, ये हमारे लिए यानी हमारी जनसाधारण के लिए सही नहीं है। इनको कोई दूरी जो है इनका जो लगाया जाना चाहिए, जो प्लांट वगैरह लगाते हैं, तो ये जो है यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। नाभिकीय अवशिष्ट यानी कचरे के निपटान की समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसमें शायद नहीं है, थोड़ी सी जो है स्क्रीन को हिलाते ही सब कुछ चला जाता है। ये थोड़ा सा जो है हमारी टेक्नोलॉजी का डिफेक्ट है। ये नाभिकीय ऊर्जा की तरह हम भी ये मानते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी हमने किया था कि ऐसा होना चाहिए कि जब हम ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि जैसे ना बोलने से ही जो है पेज जो है ना वो सर्कुलेट होता रहे और जहाँ हम बोलना स्टॉप करें वहाँ पे हो जाए। अब थोड़ा सा मार्कर को इधर उधर करते हैं, यहाँ से जो हमारा पूरा सिस्टम जो हिल जाता है, यही है। 3 नंबर देखिए, मार्कर को बाद में लेंगे। नाभिकीय अवशिष्ट यानी कचरे के निपटान की समस्या का कोई समाधान नहीं है। ये क्या है, लोगों में संदेह है, लोगों में डाउट है ये इन चीज़ों का। 4th देखिए, 4 नंबर, नाभिकीय विकिरण जो होती हैं वो घातक हैं, वो लोगों की धारणाएं हैं। अतः नाभिकीय विकिरण से संबंधित कोई भी प्रौद्योगिकी जो है स्वभाव खतरनाक है ना, कि वो कह रहे हैं वो स्वभाव से ही खतरनाक है। और ऐसी प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा उत्पादित वस्तुएं अनिवार्य रूप से रेडियोधर्मी होती है। तो रेडियो एक्टिव जो हम कहते हैं ना कि मोबाइल से, अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन जैसे ही मोबाइल का जो है आना हुआ था, मोबाइल आया आज से 10 साल 15 साल पहले, जब लैंडलाइन चलते थे, जैसे ही मोबाइल का यूज़ करते थे, तो बहुत सी मैंने कुछ सुनी है कि मोबाइल से जो है ना हमारे जो रेडिएशन निकलती हैं और ये इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती हैं हम पे, ऐसे करती है बच्चों पे, ये सब।
लेकिन आज जो है मोबाइल का इतना यूज़ किया जा रहा है, और पास में नहीं लेके सोना चाहिए, मोबाइल फट जाते हैं। हालाँकि ये कुछ चीज़ें कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आजकल जो है इतना जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया है कि मोबाइल को हम हमारे पास ही रखते हैं, और अब एक दिन अगर हम मोबाइल को यूज़ नहीं करें तो कहीं से भी कॉल आ जाए, हो सकता है ऑफ़िस से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो ये हमारी ज़रूरत का हिस्सा हो गया है। और एजुकेटेड लोग हैं इस बात को समझ गए हैं कि जो धारणाएँ थी ना कि इसको पास नहीं रखना, ये नहीं हो रहा, ये मेरा ये मानना है कि काफ़ी हद तक जो है मोबाइल को कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। लेकिन ये धारणाएँ जो लोगों में है, इतना ज़्यादा जो धारणाएँ थी वो सही नहीं है, वो गलत है। और आज गाँव में आप देख सकते हैं, गाँव में वो जो पहले जो लोग सोचते थे वैसा नहीं है। तो इसके समाधान के लिए जो है, इसको थोड़ा जूम इन करती हूँ, समाधान के लिए भी हमें यहाँ पे कुछ बताया गया है। देखते हैं। परमाणु बम बनाने वाले पहले 5 देश नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व ही परमाणु बम का निर्माण कर चुके थे। अब देखो, अब ये कह रहे हैं ना कि परमाणु बम गिरेगा, ये गिरेगा, तो ये कह रहा है कि परमाणु बम बनाने वाले जो 5 देश जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वो क्या है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के, नहीं, विद्युत का जो उत्पादन हुआ ना शुरू, उससे पहले ही वो परमाणु बम बना चुके थे। ये नहीं है कि वो अभी जो है हम कह रहे हैं इसके नेगेटिव, इससे नहीं, नहीं, वो पहले से जो है इन सब चीज़ों को बना चुके थे। अतः तकनीकी रूप से यह कहा जा सकता है कि परमाणु रिएक्टर स्थापित किए बिना ही परमाणु हथियारों का निर्माण किया जा सकता है। लोगों में धारणा है ना कि परमाणु रिएक्टर से जो है बैड इफेक्ट पड़ेगा, बैड इफेक्ट होगा, तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। वो जो है रिएक्टर तो बहुत पहले से जो है ना बिना स्थापित किए ही हथियार बनाए जा चुके हैं, उसका कोई लेना देना ही नहीं है हथियारों से। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ देखिए, आम जनता परमाणु विद्युत संयंत्र को एक बम की तरह समझती है। यस, हम देख सकते हैं आज भी लोगों में ये धारणाएं हैं, और ये कोरी भ्रांतियां हैं। ये केवल जो है कोरी मतलब झूठी, हम कह सकते हैं अफवाह टाइप से हैं। प्रत्येक परमाणु रिएक्टर के साथ जो है संरक्षा प्रौद्योगिकी तथा संरक्षात्मक जो है अवरोधों की एक ऐसी जो है सुदृढ़ व्यवस्था की जाती है जिससे दुर्घटना होने की स्थिति में विकिरण न फैल पाए और जान माल का नुकसान न हो पाए। तो ये हम पहले भी जानते हैं कि, और सब समझते भी हैं कि जो लोग परमाणु रिएक्टर वहाँ पे जो काम करते हैं वो भी एम्प्लॉय होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता कि इनका इतना साइड इफेक्ट होता तो वो आज जिंदा ही नहीं रहते। तो हर तरह से जो है सुरक्षा का जो है प्रबंध किया हुआ होता है और लोगों को बचाने के लिए बहुत सी जो है उनको फैसिलिटी दी हुई होती हैं। हम एक्सरे करवाने जाते हैं, हम एमआरआई सीटी स्कैन की मशीन में जाते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि एक जो है जो पेशेंट होता है वो अंदर जाएगा, बाहर वाला नहीं जाएगा, इससे जो है ना साइड इफ़ेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट जो है अंदर जाता है वो हो सकता है उसकी कोई ऐसी सीरियस कंडीशन होती है, सीरियस प्रॉब्लम होती है, उससे 5 से 6 या कितने एक्सरे करवाने पड़ते हैं, सीटी स्कैन सब मशीनों से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन उसको जो है इन किरणों का जो है इफेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन हम सुनते हैं इफेक्ट होता है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है तो वो जिंदा ही नहीं रहता ना। तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ जो है ना, और वो मशीन में काम करते हैं अंदर, वो तो 24 आवर्स वहाँ पे वर्किंग के अंदर है। तो इस तरह की जो ये कह रहे हैं उनके लिए, हर एक के लिए जो है सुरक्षा का प्रबंध होता है, क्योंकि उस मशीनों के अंदर इस तरह का जो है प्रबंधन किया जाता है कि साइड इफेक्ट उनका कम से कम हो और जान माल का नुकसान न हो। मोबाइल एंड इंटरनेट पोर्टेबिलिटी। अब देखिए मोबाइल और इंटरनेट पोर्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसे रीड आउट कर लेते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है ना, ट्राई जिसे बोलते हैं, सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए नीतियों का निर्धारण करते हुए ग्राहकों के हितों का ध्यान रखता है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीतियों को मानने के लिए सभी टेलीकॉम कंपनियां बाध्य हैं, है ना। सभी कंपनियों को, चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी हो, उनको ट्राई के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उन्हें मानना पड़ता है, और वो बाध्य भी हैं इस बात को मानने के लिए, जैसे हमें हमारी मिनिस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीतियों को मानने के लिए सभी जो है टेलीकॉम कंपनियां बाध्य हैं। आधुनिक युग में मोबाइल जीवन का एक जो है नेसेसरी जो है हमारा पॉइंट बन गया है, जहां विभिन्न कंपनियों में नित्य नए नए मोबाइल बाजार में प्रचलित करने की होड़ लगी हुई है। यानी
कंपटीशन बढ़ रहा है, वहीं विदेश संचार, यहाँ से बोल रही हूँ, निगम, विदेश संचार निगम, भारत संचार निगम, बीएसएनएल, रिलायंस कम्युनिकेशंस, टाटा जो है कम्युनिकेशंस एवं आइडिया सेलुलर जैसी कंपनियां अपने अपने नेटवर्क के साथ अपने सिम कार्ड्स एवं इंटरनेट कनेक्शंस के सबसे बेहतर होने का दावा करते हुए बाजार पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। हम देख भी रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, मार्केटिंग में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से ग्राहकों के पास ये विकल्प आ गया है कि वे कौन सी चॉइस आ गई है कि वे बिना अपना नंबर बदले किसी भी जो है कंपनी का नेटवर्क ले सकते हैं। ये सबको पता है, काफ़ी लोग जो हैं अपने इस प्लान को जो एक्टिवेट कर भी चुके हैं, क्योंकि नंबर को सेम रखते हुए उन्होंने कंपनी को चेंज किया है। अब देखिए, अत्याधुनिक तकनीकी उपलब्ध होने के बावजूद भी यदि ग्राहक बीएसएनएल के सिम कार्ड से एयरटेल के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कॉल करना चाहे तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे पास बीएसएनएल की सिम है और मैं अगर चाहूँ कि मैं एयरटेल का जो है रिचार्ज कर लूँ तो आई कांट डू दिस वन, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे मेरी सिम को एयरटेल कंपनी के जो है कंपनी के अंदर हमें जो पोर्ट का ऑप्शन होता है वहाँ से मुझे पोर्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है मैं उस सिम को यूज कर सकती हूँ। कैसे? बीएसएनएल की सिम को एयरटेल में कन्वर्ट करके एयरटेल की कंपनी के साथ मैं उसे यूज कर सकती हूँ। इसी प्रकार ग्राहक को इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए उसी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन भी लगवाना पड़ता है और सिम कार्ड का इस्तेमाल जिसका सिम कार्ड कर रहा है, ठीक है, यूज कर रहा है। जैसे किसी भी बैंक के एटीएम से ग्राहक अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, और वैसे ही किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड लेकर किसी भी कंपनी के नेटवर्क से कॉल करने की सुविधा भी ग्राहक को होनी चाहिए। भारतीय दूरसंचार जो है विनियामक प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ग्राहक किसी भी कंपनी के सिम कार्ड से किसी भी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए कॉल कर सके, साथ ही जो है इंटरनेट का इस्तेमाल भी अपनी इच्छा से कर सकें। इसके अलावा जो है रोमिंग पर सभी कंपनियों द्वारा इनकमिंग कॉल फ्री किए जाने की वो भी दी जानी चाहिए, फ्री कॉल दी जानी चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन बताई है। तो हम देखते हैं शब्दावली, हमारी मेन काम की चीज़ शब्दावली है। ये डिस्कशन हमें क्यों दिया होता है? ये इसलिए दिया होता है कि लास्ट में जैसे ही हमें 10 लाइनें लिखनी होती है ना एग्जाम में, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया, तो वो 10 लाइन जो है आपको किसी भी जो है विषय पे लिखने के लिए बोला जा सकता है। इसीलिए जो है, जैसे अगर आपने मोबाइल पोर्टेबिलिटी के बारे में, यहाँ पे आपने पोर्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देखा है तो आपके दिमाग में रहेगा कि कैसे सिम को कन्वर्ट करने की बात हुई थी, कैसे, है ना। तो उस टाइप से आप अपनी 10 लाइन कंप्लीट करके उस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। शब्दावली देखिए, आधुनिक युग जो होता है वो मॉडर्न एज है, आधुनिक यानी मॉडर्न एज। उसके बाद जो है विकल्प होते हैं हमारे पास, ऑप्शंस होते हैं, ये सब पता है आपको। वरदान गुण प्रचालित होते हैं, एक्टिविटी और बाजार पर कब्जा होता है, टू कैप्चर मार्केट, ग्राहक कस्टमर, क्रांति रिवॉल्यूशन, अनिवार्य घटक जो होते हैं हमारे इसेंशियल जो है कंपोनेंट्स कहते हैं, और आधुनिक तकनीकी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें से जो है इम्पॉर्टेंट वो है, ये देखिए ट्राई जो होता है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसकी फुल फॉर्म भी आई हुई है। और ये भी जैसे भारतीय दूरसंचार विनियामक जो है प्राधिकरण लिख दिया, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको हिंदी में लिखना है, इस टाइप से। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जो है याद कर लेना। आम प्रयोग के पदबंध क्या है, यानी कुछ शब्दावली जो है इसमें हम प्रयोग करते हैं वो क्या है। वाक्य जो है, डैश इज एन जो है इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, जीवन का अनिवार्य घटक है मोबाइल। और न्यू आर अवेलेबल इन द मार्केट, न्यू मोबाइल्स बाज़ार में उपलब्ध है। और नेटवर्क भी कह सकते, अलग अलग तरह की कंपनियां भी आ रही है नए बाज़ार में, है ना। तो अगर इस टाइप से दिया होता है, अपनी मर्जी से बनाना है तो आप कुछ भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए होते हैं तो उनको ऐड करते हुए आपको जो है वाक्य को कंप्लीट करना होगा। ऑल कंपनीज आर ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट बाय क्लेमिंग टू, है ना, सभी कंपनियां दावा करते हुए बाजार पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। ग्राहक को लुभाने के लिए फैसिलिटी देने का दावा करती है, हम ये देंगे, हम फ्री में जो है आपको सिम देंगे। और एक कंपनी तो अभी मेरे को नाम याद नहीं, वो सिम के साथ साथ आपको, अगर आप पोर्ट करवाते हैं ना, तो सिम के साथ साथ सिम भी पोर्ट हो रही है फ्री में, और आपको जो है इंटरनेट तो कुछ मिल ही रहा था, आपको गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, जैसे टिफ़िन, बॉटल भी अच्छी क्वालिटी की बॉटल भी दी जा रही थी। लेकिन चूँकि मैं सेटिस्फाई हूँ मेरी कंपनी से, तो मुझे तो लेना नहीं था, लेकिन मैं देख रही थी किस तरह से जो कंपनी अपना प्रचार कर रही हैं। मोर फैसिलिटीज़ में भी मेड जो क्या है मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स, ग्राहकों की सुविधाएं
ग्राहकों को और सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करवाई जाएं, ग्राहकों को और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। ये और यहाँ पे रॉन्ग है, दिस इज नॉट द और, ये और उसके बीच में लगाते हैं जैसे राम और श्याम। एडवर्टाइजमेंट्स जो है, मेरे को तो ये भी यहाँ भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग देखना यहाँ पे, आप इसमें करेक्शन कर लेना। एडवर्टाइजमेंट मे नॉट बी जो ना मे बी गिवन फॉर द डिसमिनेशन ऑफ मेनी डेस और मे बी जो है स्ट्रक्चर्ड, अलग अलग वाक्य हैं ये दोनों ही, अलग अलग है। तो क्या है कि डेस्क के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन दिए जाएं, किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट में बी गिवन फॉर द डिसमिनेशन ऑफ डेस्क लिख दिया है ना, तो इसके लिए फिर डेस्क के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन दिया जाए। एक चीज़ आपको नोट करने वाली है कि इंग्लिश में हम जो वाक्य स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो डेस्क दिया हुआ होता है दैट विल बी इन द लास्ट, एंड इन हिंदी दैट इज़ इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ये हिंदी और इंग्लिश का जो है अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, मे बी स्ट्रक्चर्ड, पुनर्गठन किया जाए, कोई चीज़ किसका पुनर्गठन किया जाए, ये जो है हमें वाक्य दिए होंगे ब्रैकेट्स के अंदर, तब हमें इसे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो है कुछ स्थितियाँ दी हुई हैं, और ये वही है कि या तो फिर नोटिंग लिखनी है यानी टिप्पणी लिखनी है, या फिर कोई पत्र लिखना है, जो हम हमारे चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस टाइम में करेंगे। इसके बाद जो है कपास जो है प्रौद्योगिकी है, कपास के बाद हमारी आ जाएगी एक और, शायद आई थिंक अगर कपास प्रौद्योगिकी के बाद कुछ नहीं है तो हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, एक चीज़ और है, हाँ यूनिकोड भी है, इसको जो है हम हमारी अगली कक्षा में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो हम प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी वाले सब देख रहे हैं, इसके अंदर जो है हमारे जो टिप्पणी होती हैं, लेटर राइटिंग होती है, ये इतने टफ नहीं होंगे क्योंकि ये नॉर्मल होंगे, लेकिन इनकी शब्दावली जो होती है, बैंकिंग वाला होता है, इनकी शब्दावली जो है आप थोड़ा सा देख लेना। और मोस्टली जो है हमारी शब्दावली जो है इसमें से ही ज़्यादातर आती है। स्टार्टिंग के जो हमारे लेटर राइटिंग है, स्टार्टिंग के 2-4 चैप्टर हैं, 2-3 चैप्टर हैं, उसके अंदर जो शब्दावली इतनी टफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रशासन से संबंधित है, हमारी एलटीसी से संबंधित है। चूँकि प्रशासनिक कार्यों के अंदर तो सभी ऑफिसर जो हैं काफ़ी जो हैं परफेक्ट हैं, क्योंकि काफ़ी सीनियर ऑफिसर जो हैं क्लासेस के अंदर हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी उनको कन्वर्ट करने में। तो आशा करती हूँ कि उसी में से आ जाए। लेकिन ये जो पीछे का जो पार्ट है, अगर 10 आते हैं, 10 अगर हमें इस टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, तो उसके अंदर कम से कम जो है 5 तो आपको थर्ड चैप्टर जो अध्याय 3 के बाद वाले जो आए हैं उनके अंदर से आएगा। तो ये शब्दावली आप जो है सभी में थोड़ा सा गो थ्रू जरूर जाना। और कुछ शब्दावली ऐसी हैं जो एज इट इज़ लिखनी है, लेकिन कुछ अगर आप प्रशासनिक शब्दावली अपनी तरफ से आप जो है अच्छी तरह से उसको हिंदी इंग्लिश को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और आपको समझ है कि पुस्तक में तो ये नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से जो है ना, मैं एज ए ऑफिसर इसे यूज कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो दैट इज़ ओके। तो आप जो है उसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि एज ए एग्जामिनर मैं पेपर चेक कर रही थी, तो मैं मेरे पास ये नहीं होता कि मेरे सामने बुक होती है, मैं एज इट इज़ आपकी जो है कन्वर्सेशन को इस पुस्तक से मिलान नहीं करूँगी, क्योंकि नेचुरल है कि पुस्तक को देख के पेपर चेक नहीं किए जाते हैं। ये देखे जाते हैं क्या उसने सेंटेंस लिखा है, उसका मीनिंग जो है सही है, क्या वो मीनिंगफुल है। जैसे हम मानक हिंदी की बात करते हैं, तो मानक हिंदी का अर्थ ही ये होता है, क्या जो शब्द जो हम यूज कर रहे हैं वो लिपिबद्ध हैं, क्या उसके अंदर जो है उनका अर्थ जो है इंक्लूड है। विदाउट एनी मीनिंग्स नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये देखना है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, और आशा करती हूँ कि सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे, 80 से ऊपर आएंगे। तो अगली जो हमारी कक्षा होगी ना, उसमें हम हमारी इसी जो पुस्तक का जो भंडार है इसे फिनिश कर देंगे। लेकिन पुस्तक केवल सरसरी तौर पे फिनिश हो रही है, इसकी प्रैक्टिस जो होती है वो फिनिश नहीं हुई है। उसको हम एक एक पार्ट से लेके, ये तो नहीं है कि हर तरह की हमें कंडीशन दी हुई है इस पर हर तरह के लेटर्स बनाओ, ये नहीं, एक एक जो है मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट जो जैसे एक आपको करवा दिया, तो आपके एग्जाम में अलग अलग हर तरह की सिचुएशन कोई भी दे देगा, लेकिन एक चीज़ अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद जो है दूसरी जो है स्थिति को तो आप बना ही देंगे ना, क्योंकि किसी एक विषय पे हमने लेटर राइटिंग सीख लिया है। जैसे हमने बचपन में सीखा था कि छुट्टी के लिए लेटर लिखना है,
अपने प्राध्यापक को या अपने टीचर अध्यापक को देने के लिए। तो वो छुट्टी किसी भी तरह की हो सकती है, आवश्यक कार्य के लिए हो सकती है, बीमारी के लिए भी हो सकती है, किसी की शादी के लिए भी हो सकती है। परफॉर्मा सेम ही रहेगा ना, उस एप्लीकेशन का चेंज नहीं होगा, बस उसका अंदर का मटेरियल होता है या सब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाएगा कि मुझे बस उसकी जगह लिख देंगे बीमारी, छुट्टी, इस टाइप से। तो लेटर का एक जो परफॉर्मा आपको बता दिया जाएगा और नोटिंग ड्राफ्टिंग का, उसके बाद जो है सबका सेम रहेगा, तो आप एग्जाम में कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।